बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ऑपोजिशन मुत्तहिद है और उसका कहना है कि हुकूमत, वज़ीर आज़म समेत जो है घर जाने का वक्त आ चुका है। नो कॉन्फिडेंस की मोशन मूव की जा चुकी है, जबकि इस सबसना के अंदर ऑपोजिशन के अराकीन की इत्तहादियों समेत दीगर जो है कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। असना में हुकूमत जो है उसका ये कहना है कि ये सिर्फ गीगल भप्तियाँ हैं जो इस वक्त अपनाई जा रही हैं ऑपोजिशन की जानिब से, और उनका ये भी कहना है कि ऑपोजिशन की ये आखिरी चाल या आखिरी पैंतरा है। जो हुकूमती अराकीन हैं वो ये कहते हैं, बाकी वो कहते हैं कि आपने हमारी ताकत देखनी है तो वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया जलसे देख लीजिए, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हद तक अवाम हमारे साथ है। इनके पास 172 का अदद नहीं है, इनके पास बहुत कम लोग हैं, इसलिए इस वक्त ऑपोजिशन कन्फ्यूजन का शिकार है। ये सारी सूरत हाल है क्या? पंजाब की वजारत आला का मामला है क्या? और इस सबसना में PDM का लॉन्ग मार्च और हुकूमत की धरना समेत लॉन्ग मार्च की बातें भी चल रही हैं। इस सब असना में क्या हो रहा है और क्या करने की ज़रूरत है, इसको भी मौजूद बहस लेके आएंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ज़फ़र हिलाली साहब, सीनियर जर्नल एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो हिलाली साहब। हिलाली साहब के साथ मौजूद होंगे अतर काज़मी साहब, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो अतर साहब। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा ज़फ़र हिलाली साहब। हिलाली साहब, ये फरमाइएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आप घर जाता देख रहे हैं सर? नहीं, मैं नहीं जाता देखें। मेरे ख्याल में कि बहुत से पेचीदे मामले हैं जिस पे कोई खास क्लियर कानून का ये नहीं है, इंस्ट्रक्शंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। मिसाल के तौर पे स्पीकर जो है, जैसे आप पार्लियामेंट के अंदर आते हैं तो कानून जो होता है जिसके तहत आप चलते हैं वो है स्पीकर का। स्पीकर के पास फुल डिस्क्रेशन है किस किस्म का कानून वो असेंबली के अंदर लागू करें। तो अगर उनका ख्याल ये है कि इलीगल है लोगों को असेंबली आना इसलिए कि उनके पार्टी ने उनको लिख के दिया है कि आप ना आए उस फलाने दिन, तो अगर वो कानून, अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस के, तो वो कहेगा कि आप मैं डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ। तो एक दफे डिस्क्वालीफाई जब हो जाता है तो फिर वो वोट नहीं डाल सकते। मैं अस्यूम कर रहा है कि इनके पास हैं इतने वोट्स के नो कॉन्फिडेंस पास हो। तो अगर हैं और लोग इस तरीके से आते हैं और स्पीकर का ये रूलिंग है, तो उस रूलिंग का क्या अपील हो सकता है। लेकिन हिलाली साहब, इस सब मामले में हाई मॉरल ग्राउंड्स तो बड़ी अहमियत के हामिल है ना। अगर आप ज़बरदस्ती से अपने बंदों को रोक लेंगे और आप कहें कि जी वो ना पहुंचे और वोट ना कास्ट करें क्योंकि वज़ीर आज़म ने या पार्टी सरबराह ने कह दिया है, तो देन यू स्टैंड एट नो हाई मॉरल ग्राउंड्स। इस बारे में क्या कहेंगे आप? और यू वुड स्टैंड जब आप पार्टी को ज्वाइन करते हैं और आप शर्त पार्टी का एक्सेप्ट करते हैं कि पार्टी के विप जब लगा हुआ होता है, विप के माने पार्टी इंस्ट्रक्शंस जब होते हैं आप फॉलो करेंगे। क्या आप लिख के देते हैं जब आप ज्वाइन करते हैं कि जो भी पार्टी कहे मैं मर्जी के मालिक, मैं मर्जी के मुताबिक काम करूंगा? अगर आपने लिख के दिया है उस वक्त और कॉन्ट्रैक्ट को वेरी किया है तो फिर शायद आप ये बात कह सकते हैं। अगर इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्ट कर लिया है पार्टी का, तो फिर आप क्यों, अब बकौल स्पीकर आप फिर नहीं कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि देखिए ये हो सकता है। तो अगर ये भी हो और उनके पास अब तक, तो अगर भाई आप वोट करने जा रहे हैं इनके लिए तो सीधा खड़े होके कह दें ना। कहते ही नहीं है जिन लोगों ने क्या वो पैसे लिए हैं, शर्मिंदा है। तो अगर लिए है कि आप समझते हैं उनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी है? बेचने का कोई मॉरल अथॉरिटी है? कभी सुना है ऐसी बात कि आप वोट बेच दें? ठीक, आप मेरे साथ रहिएगा। अतर साहब, जिस तरह फरमा रहे हैं हिलाली साहब भी, मैं आपसे जानना ही चाहता हूं क्योंकि आप शहर इक़्तिदार में भी मौजूद हैं और मामलात को बड़ी करीबी से देख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अगर हुकूमत को किसी किस्म की कोई परेशानी लाहक नहीं है तो वज़ीर आज़म के इत्तेहादियों के पास जाना, एक शहर छोड़ के इतनी दूर कराची शहर भी जाना, फिर जल्द से जुलूस करना, इस सब चीज़ की क्या ज़रूरत है फिर, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है?
लेकिन जब सियासी हुकूमत होती है और खुसूसन वो हुकूमत जो चंद वोटों के ऊपर खड़ी है, तो फिर आपको इत्तेहादियों को लुक करना पड़ता है। इमरान खान साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म यही होता रहा, तनकीद यही होती रही कि जी वो सिलेक्टेड हैं, वो अपने इत्तेहादियों को साथ लेके नहीं चलते, कॉल्स के जरिए चीजों को मैनेज किया जाता है। अब जब वो इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं, उन लोगों को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अगेन तनकीद की जा रही है। लेकिन ये सियासत का हिस्सा है। अगर इसी तरह का रवैया खान साहब का पहले रहता तो मेरे ख्याल में आज चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ होती, और वो अगर इनको पहले इत्तेहादियों को साथ लेके चलते जिस तरह चलना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में कोई चीज भी आइडियल नहीं होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आइडियल नहीं है, लेकिन जब आपने इस तरह के माहौल में काम करना हो तो फिर आप कुछ चीजों के ऊपर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मेरे ख्याल में इत्तेहादियों के मामले से ज्यादा जो जहांगीर तरीन वाले मामले में खान साहब ने खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाया, पीटीआई को नुकसान पहुंचाया, उनकी जमात ने, वो भी एक चीज है जिसकी तरफ उनको गौर करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में इत्तेहादियों के साथ साथ इस मौके के ऊपर उनको खुल के जहांगीर तरीन साहब से भी राब्ते करने चाहिए, इसलिए कि ये वक्त की जरूरत है। इस वक्त हुकूमत बचाने के लिए जरूरी है कि हर कोई जो भी उनके साथ है या उनका इत्तेहादी है वो उनकी फुल सपोर्ट करे। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर सियासी हिकमत अमली है, इसमें किसी किस्म का मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आता। यानी कि इसका मतलब ये है, जिस तरह आप कह रहे हैं हुकूमत बचाने के लिए हुकूमत को खतरात जो है वो लाहक हैं, ऑपोजिशन में इतना जोर है अभी भी कि वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि चंद वोटों के ऊपर यह हुकूमत खड़ी है, और जो सियासी हुकूमत होती है उसको हर वक्त खतरा होता है, इसलिए कि पार्लियामेंट के अंदर किसी वक्त भी लोग नो कॉन्फिडेंस लेके आ सकते हैं, लोग साइड्स भी स्विच कर सकते हैं, जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ। लेकिन आज तक, आज की जो तारीख है, आज की तारीख तक, इस वक्त तक ऑपोजिशन के नंबर पूरे नहीं हुए, और यही वजह है कि वो बार बार इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम 23 मार्च को लोग लेके आएंगे। अगर उनके नंबर पूरे हो चुके होते तो ये सिचुएशन नहीं होती। और उसके साथ साथ उनका एक और जो ये मुतालबा है कि वज़ीर आज़म साहब खुद मुस्ताफी हो जाएं या वज़ीर आज़म साहब जो है वो इलेक्शन कॉल कर लें, तो उससे भी ये लगता है कि उनके नंबर पूरे नहीं है, प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। तो दोनों तरफ से प्रेशर है एक दूसरे के ऊपर। अब देखें किस तरफ चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है हिलाली साहब, सर जिस तरह अतर साहब भी कह रहे हैं, इस सब में मेरी कुछ और प्रोग्राम्स के अंदर भी बात हुई ऑपोजिशन के लोगों से, और कुछ ऑन कैमरा कुछ ऑफ कैमरा भी बात हुई। उनकी कलेक्टिव फाइंडिंग ये है, वो ये कहते हैं कि जी हम इसलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत डिलीवरेंस के अंदर जो है वो फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है बुरी तरह। आप मुझे ये बताएं, आप जाती तौर पर आपने माशाल्लाह बड़ी गवर्नमेंट्स देखी आती और जाती, आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत वो डिलीवर कर पाई है जो इसने कहा था, और अगर वो नहीं कर पाई तो उसकी क्या वजूहात हैं हिलाली साहब? बस अगर आपने आज तकरीर सुना और जो स्टेटिस्टिक्स पीटीआई ने आपको दिया और प्राइम मिनिस्टर ने भी आपके सामने रखा, स्टेटिस्टिक्स के कितना एक्सपोर्ट्स हुए हैं, कितने रिलीफ मेजर्स लिए हैं, कितना टैक्स कलेक्ट किया है, कितना ये कितना वो, और बाकायदा उनका कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं किसी को बताएं कोई और गवर्नमेंट ने इतने कम वक्त में ये किया है। वो तो कह रहे हैं कि इन्होंने जो 10 साल में नहीं किया है मैंने 2 साल में कर दिया। तो देखिए, अब आपको अगर गलत स्टेटिस्टिक्स हैं तो बता दें कौन से हैं स्टेटिस्टिक्स आपके जो सही है। लेकिन सर एक छोटी सी चीज़ सर, वो ये कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हुकूमत के अदाद शुमार मैंने भी सुने, अवाम तक भी जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि अवाम तक इसके असरात नहीं आ पाते। महंगाई सबसे बड़ा मसला है जो लोगों को लाहक है इस हुकूमत से। मैं बाकियों पे अभी नहीं जाना चाहता। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर हुकूमत हमारी उसमें लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रही, आम शख्स का सर इससे क्या लेना देना कि उसके बाकी मुल्की सियासत के अंदर क्या चल रहा है, उसको तो अपना दाल दलिया चाहिए। वाई पीटीआई गवर्नमेंट इज अनएबल टू डू सो? देखिए, आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि जब उन्होंने पेट्रोल का प्राइस 10 रुपये से कम किया और बिजली 5 रुपये से, तो IMF ने, मैं आपको दे रहा हूँ ब्रेकिंग न्यूज समझिए, सस्पेंड कर दिया IMF प्रोग्राम पाकिस्तान पे। अभी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान को मार्च में जो बिलियन मिलना था नहीं मिलेगा, जून में जो था नहीं मिलेगा, सितंबर में जो एक और बिलियन था नहीं मिलेगा, और जब बातें शुरू होंगी तो नए दे विल स्टार्ट एज इफ द नेगोशिएशंस आर फ्रेश। तो जब ये कहने में ये बेसिक फ्यूल प्राइस के ऊपर ये नतीजा हुआ है, आप क्या जादू की छड़ी ऑपोजिशन के पास पता होते हैं? आप मुझे बताएं कौन सा ऑपोजिशन का प्रोग्राम है, प्लान है कि ये प्राइसेस वो रिड्यूस कर सकते हैं? खास तौर
जब $130 हो गया है पेट्रोल का, आप लोग माफ करिए, मैं पर्सनली नहीं कह रहा हूँ ये, मैं कह रहा हूँ जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो आप उम्मीद देते हैं लोगों के कि ये प्राइसेस कम हो सकते हैं। सर अब तो डॉलर 97 पे आ गया ना, 97 आपको पता बैरल पे आ गया क्रूड ऑयल। भाई कभी अभी 97 पे आ गया है, कल 140 पे चले जाएगा। आपको क्या पता क्या होने वाला है? कि रोज रोज तो प्राइस नहीं चेंज करते। अगर रोज प्राइस आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो प्राइवेट हैंड्स में दे दें, फॉरगेट इट, गवर्नमेंट को निकाल लें पेट्रोल प्राइसिंग पे। जो लोग मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उनको बेचने दें, फिर आप देखें क्या प्राइसिंग होती है। नहीं यार, ये पता नहीं, आप लोग ये सवाल पूछने से ये महसूस ये होता है कि आप समझते हैं कि महंगाई जो है गवर्नमेंट इन्फ्लिक्टेड है और सिर्फ गवर्नमेंट अगर ठीक हो जाए तो महंगाई कम हो जाए। ये गलत इंप्रेशन आप लोग। अच्छा सर, एक इंप्रेशन में एक और इंप्रेशन, ताकि मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी हमारी और लोगों की तस्दीक करें, क्योंकि आपको लगता है कि ये सवाल शायद गलत पूछा गया है। मैं जानना आपसे ये चाहता हूं कि इस सारे टेन्योर के अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर्स की तब्दीली से लेके लार्जर स्केल पे जो टैक्स कलेक्शन थी उससे लेके आम शख्स की जिंदगी तक इसके असरात में आप 100/100 हुकूमत को देते हैं कि उसने बिल्कुल ठीक जगहों पे ठीक फैसले लिए? बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ गलत फैसले भी लिए कुछ। मिसाल के तौर पे अगर सुपर एफिशिएंट गवर्नमेंट होती तो मेरे ख्याल में 2-3-4% शायद 2-3-4% शायद इन्फ्लेशन कम होता। सुपर एफिशिएंट गवर्नमेंट जो आज तक वैसी गवर्नमेंट नहीं मिली है, एंड विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, माने कि जो गलतियां अब हम कह रहे हैं कि हुए हैं तो उस वक्त नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि वो गलत फैसला था, मगर अब जब हम देखते हैं तो देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक 6 स्लैब्स हैं इनकम टैक्स पे, ठीक है ना जी। अब IMF ने कहा ये 5-6 स्लैब से 2 कर दें। जब आप 5-6 को 2 करते हैं तो कुछ लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, मगर टैक्स कलेक्शन जो है वो आसान हो जाता है। अब इन रेट्रोस्पेक्ट ये पहले हो जाना था, और ये लोकल एडवाइस भी ये था कि करें, आज तक गवर्नमेंट ने नहीं किया है। हालांकि अगर करेगी तो थोड़ा और टैक्स कलेक्ट कर सकेंगे, मगर इन द प्रोसेस कुछ लोगों को ज्यादा देना पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं सेंसिबल आंसर क्या है इसका? सर टैक्स कलेक्शन तो देखें ना, जिम्मेदारी है ना हुकूमत की। मैं तो वही कह रहा हूँ कि टैक्स कलेक्ट होना चाहिए, टैक्स मजीद कलेक्ट होना चाहिए, लेकिन उनसे होना चाहिए जिसके बारे में वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं मगरमच्छों के मुंह में हाथ डालूंगा और हाथ डाल के उनसे पैसे निकलवाएंगे। वेयर इज दैट मनी सर? देखिए, ये इन्होंने जो बिजली का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस बढ़ाया है, तो इसमें भी एक गलती थी ना। इसमें गलती ये थी कि इन्होंने सबके लिए बढ़ा दिया, अमीर के लिए भी बना दिया, और जो साइकिल वाला है, वो बाइसिकल मोटरसाइकिल वाला है, उसके लिए भी बढ़ा दिया, है कि नहीं? सबको एक प्राइस। तो भाई आपने ये क्यों नहीं किया कि मोटर बाइक वालों को सस्ता होगा, बड़े लोग जो हैं 15 सीसी से ऊपर आपको कोई रिलीफ ही नहीं मिलेगा, तो शायद और भी कम कर सकते। इस तरीके से मैं और आप बैठ के प्रपोजल दे सकते हैं, मगर शायद उसका नतीजा ये होता है कि सब लोग मोटरसाइकिल ही लाते जाते, हर वक्त जाते, इधर जाते, घर जाके खाली करते, फिर लाते, जाके खाली करते, फिर आते, एक ब्लैक मार्केट बन जाता। आप समझ गए ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ? तो आई डोंट नो, ये सब चीजें हैं, इकोनॉमिस्ट को फैसला करना, कुछ गलत है, कोई सही है, मगर ये जो कहना कि बस ऑपोजिशन आके एंड एवरीथिंग विल बिकम हंकी डोरी, यार ये पागलपन है। और ये ऑपोजिशन ये अनरियलिस्टिकली ये चीजें करते हैं और लोग फिर डिसअपॉइंट होते हैं, हर चीज में, जमहूरियत में डिसअपॉइंट होते हैं। ठीक है काज़मी साहब, महंगाई का तो एक हिस्सा हो गया, एक पोर्शन हो गया, लेकिन लोगों में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा PTI की, खुसूसन इमरान साहब की, जो इमरान खान साहब हैं, उनकी वादों और तकरीरों से लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि इन्होंने कहा था कि मैं एहतसाब करूंगा और बड़ा कड़ा और सख्त एहतसाब होगा और चोरों तमाम का एहतसाब होगा। आपको लगता है कि एहतसाब का अमल हमारी हुकूमत ने ठीक किया है और सिवाय 2-3 खानदानों के बाकी तमाम जितनी जगहों पे भी मैल प्रैक्टिसेस और करप्शन हो रही थी उसके ऊपर ये हुकूमत जो है वो 100/100 परफॉर्म कर पाई है? चले 50/100 ही परफॉर्म कर पाई है।
देखिए, हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, उस मुआशरे की अगर आप हालत देख लें कि जिस शहर में आप रहते हैं या मैं रहता हूं, पूरे शहर के अंदर से आप किसी जगह से भी जाके दूध ले लें और ये दावा कर दें कि इसके अंदर मिलावट नहीं है। पैरासीटामोल की गोली भी लेनी हो तो घर से जो है हिदायत दे के भेजा जाता है कि फलानी दुकान से लेना, वहां से असली मिलेगी। तो उस मुआशरे के अंदर जब आप एहतसाब करने निकलते हैं तो फिर आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना आता है। हर मुआशरे की हर सतह के ऊपर जब करप्शन खत्म होगी तो उसमें मुआशरे का अपना किरदार भी होगा। अब जहां तक बड़े एहतसाब का ताल्लुक है, उसके अंदर अदालतों का आपने खुद देख लिया कि अदालतों का रवैया क्या है। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फर्द जुर्म ही आयद नहीं हो रही, उसके अलावा दीगर केसेस के अंदर क्या कुछ हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, इसमें सिस्टम के भी मसाइल हैं, इसमें दीगर चीजों के भी मसाइल। काजी साहब देखिए मेरी बात सुने, अदलिया जो कर रही है 2-3 खानदानों के साथ क्या हो रहा है, वो नवाज शरीफ के हैं या बिलावल भुट्टो वगैरह या पीपल्स पार्टी है, लेट्स कीप दैट असाइड। अदर दैन दैट वज़ीर-ए-आज़म ने एहतसाब का अमल बाकी जगह जहां जहां होना चाहिए था, आपके ख्याल से वो सही किया? उसने सिस्टम की खराबी तो उनके इल्म में थी, लोगों को भी पता था और इसी को चेंज करने के लिए उन्होंने बात की थी। अगर वो भी यही कह देंगे कि जी ऐसा ही सारा कुछ है, तो देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हिम सेइंग दिस ऑल? देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ तो उन्होंने चेंज किया ना। अब आप इसको किस तरह आप जज करेंगे? मुख्तलिफ चीजों को आप देख लें, जिस तरह की चीजें सामने आई। एक तो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल आया, वहां पे आप इदारों की शिकायत कर सकते हैं, आवाम के लिए एक्सेसिबल बनाया चीजों को। तो कुछ चीजों में तो वो बेहतरी लेके आए, लेकिन ये अमल तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब वो ये देखते हैं कि मुल्क के अंदर एक सजा याफ्ता मुजरिम, उसको अदालत जेल से उठाती है, लंदन भेज देती है। डू यू रियली थिंक कि फिर कोई पटवारी कानून के ऊपर अमल दरामद करेगा या कोई कांस्टेबल ये समझेगा इस मुल्क के अंदर कानून है? कानून का इतलाक तब होता है, मुआशरे के अंदर तब चेंज आती है जब ताकतवर गिरफ्त में आए। जिस मुआशरे के अंदर ताकतवर गिरफ्त में नहीं आता तो फिर वहां पे चेंज नहीं आ सकती। जहां तक ये ताल्लुक है कि अब अवाम इसको किस तरह देख रहे हैं, ये एक बड़ा बयानिया है ऑपोजिशन का कि ये गैर मकबूल हुकूमत है। ये जो हालिया जलसे हुए हैं, इस बयानिए को तो खान साहब ने दफन कर दिया। ये जलसे उस बयानिए के नमाजे जनाजा थे, चाहे मेलसी का जलसा हो जाए, हाफिजाबाद का हो जाए, दीर का हो जाए, तो इस बयानिए को तो दफन कर दिया। अब वही ऑपोजिशन जो है ये कह रही है कि हम अदालत में जाएंगे कि इसको जलसे से रोको। तो अगर इतना कुछ खराब होता, इतना कुछ अगर वो अपने तमाम वादों पे उन्होंने अमल ना किया होता, तो आज इस हुकूमत की ये हालत ना होती कि इतनी महंगाई है, तकरीबन 4 साल से ये हुकूमत में है, उसके बावजूद इस तरह के जलसे। और आप भी सहाफत में हैं, चीज़ों को कवर करते हैं, आपको पता है कि ये वो गवर्नमेंट वाले जलसे नहीं है। इन जलसों के अंदर जो पीपल्स पार्टी का जलसा होता है और या ये जलसा होता है, उसमें क्या फर्क होता है वो आपको भी नजर आता है। तो मेरे ख्याल में कुछ चीजों के अंदर वो बेहतरी लाए हैं, लेकिन वो हर चीज अचीव नहीं कर सके। एहतसाब के मामले के ऊपर उनके ऊपर जो तनकीद होती है वो बिल्कुल कुछ दुरुस्त है, और इसलिए कि जिनके ऊपर उन्होंने केसेस बनाए उनको भी वो सही तरीके से सजाएं नहीं दिलवा सके। अगर सिस्टम के अंदर कोई चेंज लानी थी तो वो उन्होंने ही लेके आनी थी, पर उसमें अगेन वो कहते हैं हमारे इत्तेहादियों ने हमारा साथ नहीं दिया। तो कुछ हद तक तो वो कामयाब हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपना पूरा एजेंडा वो उसको पाया तक मील तक पहुंचा सके। ठीक, आप मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात करें मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं जफर हिलाली साहब और अतर काज़मी साहब। मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। हिलाली साहब, ये बताइएगा कि एक बहस जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रही है, बल्कि अतर साहब मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा इसके ऊपर पहले थोड़ा हमें डिटेल बताएं, फिर हम जाते हैं हिलाली साहब के पास। एक बहस सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रही है, बल्कि अब तो मीडिया पर भी है, कुछ जिक्र उसका फॉरेन मिनिस्टर ने भी किया, मेरे प्रोग्राम में आए उन्होंने भी इसका इशारा दिया। वो बहस ये है कि इस सब मामले के पीछे या इस वक्त जो ओवरऑल दुनिया के अंदर एक सारी सूरत हाल बनी हुई है, बहुत सारी कुव्वतें ऐसी हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को डी सीट करना चाहती हैं, उन्हें उनकी पोजीशन से हिलाना चाहती हैं, उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं। क्या ये वो नैरेटिव नहीं है जो माजी में भी हुकूमतों ने अक्सर जब भी लीडरान को या उनकी सीट को ख़तरा हुआ उन्होंने दिया? आप मुझे बताएंगे हकीकत क्या है, फसाना क्या है, रेटरिक कितना है और ग्राउंड पर मौजूद रियलिटीज़ क्या हैं? देखिए, जहां तक आपने जिक्र किया, हुकूमतें अक्सर पॉपुलर बयानिए को लेती हैं। माजी के अंदर भी हम इस तरह की बातें सुनते हैं। अब इस तरह की कोई अगर साजिश हो रही है हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ, उसके अगर कोई सबूत है तो वो हुकूमत पाकिस्तान ने सामने रखने। मेरे पास तो कोई इस किस्म का सबूत नहीं है, ना ही मैंने कोई इस किस्म का सबूत देखा है। लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं, कुछ हकायक ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के सामने, जो मेरे भी सामने, जो आपके भी सामने। हकायक ये हैं कि इमरान खान जब हुकूमत में आया
तो इमरान खान साहब ने इस मुल्क के अंदर ड्रोन हमले बंद करवाए। एब्सोल्युटली नॉट की यहाँ पे बात होती है। एब्सोल्युटली नॉट से पहले ही 2018 के अंदर उस वक्त अमेरिका के साथ कशीदगी पैदा हुई जब इमरान खान साहब ने कहा कि अब अगर इनका कोई ड्रोन पाकिस्तान के अंदर आए तो एयरफोर्स उसको मार गिराए, और ये बाकायदा तौर पे एयरफोर्स को कन्वे कर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से, और उसके बाद टेस्ट करने के लिए एक अमेरिकन ड्रोन आया भी और उसको लॉक वगैरह किया गया। एयरफोर्स ने बताया कि आप अगर दोबारा आए तो ये होगा या आपके साथ वो होगा, तो उसके बाद फिर अमेरिकन ने नहीं भेजा। उसके साथ साथ दीगर जगहों के ऊपर जब इमरान खान साहब जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, वो जो वेस्ट की हिपोक्रेसी है, उनकी जो जिसे आप कह सकते हैं मुनाफकत है, उसका वो उनको याद करवाते हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं लेकिन पूरी दुनिया से मनी लॉन्डर होके तो आपके मुल्कों में आती है, गरीब ममालिक से पैसा चोरी होके तो आपके मुल्कों में आता है, जायदादें तो आपके मुल्कों में बनती हैं, आप उसके हवाले से आप क्या कर रहे हैं। इसी तरह जब मुसलमान ममालिक के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसके हवाले से भी वो वेस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। अब यूरोपीय यूनियन के मामले के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बात की कि वो किस तरह हमें पैगाम भेज रहे हैं, तो ये वो सारी चीजें हैं जो मगरिब को हजम नहीं होती। हजम क्यों नहीं होती? इसलिए कि उनको आदत नहीं है। उनको आदत है हमारे उन लीडरान की कि जो जाके उनसे डिक्टेशन लेते हैं, जो जाके वहां पे जायदादें बनाते हैं, जो जाके उनको ये तासुर देते हैं कि हम आपकी तरह सिविलाइज्ड हैं और हमारी कौम तो बिल्कुल एक जो अनसिविलाइज्ड कौम है और वो इस तरह के लोग हैं, आप आए इनको मारते रहें कोई मसला नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम आपकी तरह हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान की कुछ ऐसी चीजें हैं जो यकीनन मगरिब को पसंद नहीं होंगी, और हमें पता है जब मगरिब को कोई चीजें पसंद नहीं होती तो फिर वो मुख्तलिफ काम भी करते हैं उन चीजों को खत्म करने के लिए। ठीक है, आप मेरे साथ रहे। शेख रोहेल असगर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो शेख साहब। जिस तरह अभी अथर काज़मी साहब फरमा रहे थे, अगर आप सुन पाए हैं, और मेरा भी उन पर सवाल ये था कि वज़ीर-ए-आज़म को हटाने के लिए कुछ बैरूनी कुव्वतें जो है वो कार फरमा हैं और कुछ रोल प्ले कर रही हैं, और हमारे यहाँ लीडरान ऐसे हैं जो वहाँ पे जायदादें बना लेते हैं, उनको कहते हैं कि हमारे लिए सब कुछ जो है वो हमारी जायदादें और हमारे मामलात ही हैं। आपको लगता है कि नॉट बीइंग पार्ट ऑफ नून लीग और बीइंग ओपोनेंट ऑफ पीटीआई, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे लीडरान के खिलाफ बैरूनी कुव्वतें इस किस्म के काम करती हैं? शेख साहब, यहाँ पे अपनी जान छुड़ाने के लिए मैं अभी तकरीर सुन रहा था, ये जो अभी आपसे फरमा रहे थे इरशादात आलिया से जी मुस्तफीज कर रहे थे, तो मैं सुन रहा था बड़े गौर से। मैं ये सुनने के बाद ये सोच रहा था कि मुल्क को बर्बाद कर दिया, अवाम का सत्यानाश कर दिया, अदारों को घर की लौंडी बना लिया, और इन सभी चीजों का ये क्या ताल्लुक है? ड्रोन हमले बंद हो गए, ड्रोन हमले को बंद होने थे क्योंकि अमेरिकन को वाइड अप कर रहे थे, अमेरिकन तो जान छुड़ा रहे थे अपने। अब उसके बाद आप गौर कीजिए, जिन लोगों की आप मदद कर रहे थे उन लोगों ने यहाँ पे फिर वही हरकतें शुरू कर दी, यहाँ फिर वही दहशतगर्दी और वो फिर सुसाइड बॉम्बिंग होनी शुरू हो गई। तो मतलब मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आती कि आप करना क्या चाह रहे हैं। मतलब आप तो ये फरमाते थे कि मगरब को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, तो फिर आप अगर उनको जानते हैं तो फिर आप उनको उनके तरीके से निपट लेते हैं। और ये बात कह देना जी कि मगरबी कुव्वतें में क्या मतलब आप में है क्या, कौन सी चीज ऐसी नाराजी है जिसके लिए मगरबी कुव्वतें बड़ी आप में दिलचस्पी रखती है और आपकी हुकूमतें बदलने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। और ये बात कह देनी कि लोगों की जायदादें बाहर हैं और लोगों के बच्चे बाहर हैं, कभी आपने अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखा? या आपने कभी वो स्टेटमेंट नहीं देखी कि मैंने अपनी बाहर की जायदाद बेच के तो बनी गाला खरीदा था, फिर बनी गाला मैंने तोहफे में लिया? इसलिए मैंने आपने एक चीज महसूस की होगी कि मैंने अब टॉक शोज में जाना छोड़ दिया। जी मेहरबानी सर, मैं नहीं समझता कि मुझे नहीं, मैं बस इस तरह कोई इस किस्म की अगर क्रॉस टॉक ना हो तो फिर मैं आपकी बात कर लेता हूँ। जी जी मेहरबानी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना जाती मानना है कि बात वो करे जो खुद बहुत पाक साफ हो, बड़ा अपना दूध का धुला हो तो वो ऐसी बातें करता अच्छा लगता है, लेकिन आप में खुद आपके अंदर 100 गुनाह हैं और आप दूसरों को गुनाहगार ठहराए जाते हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये इससे मुल्क को फायदा नहीं हो रहा, इसको मुल्क का सत्यानाश हो रहा है, अच्छाई नहीं है। अच्छा, अब शेख साहब ये सुनो सर, स्टेप वाइज चलें ताकि हमारे लोगों को भी साथ साथ समझ आए।
इंटरनेशनली भी तो आपने कह दिया कि दिस इज ऑल क्रैप, आप यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जो है वो झूठ है। अब मुझे आप ये बता दें आगे चल के कि आपने हुकूमत को या वज़ीर-ए-आज़म को चलें घर तो भेजना है, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? आप कभी ऐवान का रास्ता अपनाते हैं, कभी हुकूमत उस पर रिबटल देती है तो आप दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान जो है वो पीडीएम के बैनर तले कर देते हैं। आई मीन व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू डू। लोग जानना चाहते हैं कि भाई आप कैसे करेंगे, और फिर ये जानना चाहते हैं आपके पास हल क्या है इसका, वो भी हमें बता दें, तो वो शेयर कीजिए प्लीज। आप मुझसे ना पूछिए, आप उनसे पूछिए जिन्होंने ये बयान दिए हैं, जिन्होंने ये कहा कि 27 तारीख को यहाँ पे 10 लाख आदमी इकट्ठा होगा और जो अरकान कौमी असम्बली है वो उसको पार करके जाएंगे, देखेंगे वो कैसे पार करके जाते हैं। इस किस्म की बातें करना जेब देता है हुकूमत को। अरे ये तो अनार्की की तरफ जा रहे हैं ना आप। तो आप क्या समझते हैं कि मैं चुप करके बैठा रहूंगा? मैं अपने जो मेरे अरकान है मैं उनको तोहफा सलाम नहीं करूंगा, मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि मैं उनके इनके हाल पे छोड़ दूंगा। ऐसा तो मुमकिन नहीं होता। हुकूमत को बुर्दबारी का इजहार करना होता है, हुकूमत को सब्र और तहम्मुल का काम करना होता है। तो हुकूमत ऐसे काम नहीं करती। मेरी सियासी जिंदगी में तो ये पहला वाकया जो मैं देख रहा हूँ कि झूठ इस खासे के साथ आप बोले कि उसमें सच का गुमान। तो मैंने तो इसीलिए मैंने आपसे अर्ज किया ना, जाना छोड़ा था कि मुझे अपना सच भी जो था झूठ लगने लग गया था कि शायद मैं ही गलत हूँ। तो इसलिए मैंने किनारा कर लिया था इस बात से कि बजाय इसके कि मैं किसी के साथ उलझूं या मैं किसी के साथ ऐसी बातें करूं जिसका कोई इस गुफ्तगू के साथ ताल्लुक वास्ता ना हो, तो इसलिए मैंने वो। सर फिर एक और सच्ची बात बताएं, एक सच्ची बात सर, एक सच्ची बात बताएं। और जहांगीर खान तरीन साहब के साथ अभी हमजा साहब की बड़ी जो है उनकी लोगों के साथ मुलाकात हुई और फिर कुछ ऐलानात भी हुए और बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात रही कल रात। ये बताएं कि जहांगीर खान तरीन साहब जो है वो अभी चोर हैं, एटीएम हैं या नहीं है? जहांगीर खान तरीन क्या? जहांगीर खान तरीन साहब अभी चोर हैं, एटीएम मशीन है इमरान खान की या नहीं है? मतलब आप उस कैटेगरी में उनको अभी भी रेट करते हैं या अब वो साफ हो चुके हैं, क्लीन चिट दे दिया आपने उनको? जहां तक जहांगीर खान तरीन की बात है, अब देखिए मैंने तो उसको नहीं चोर कहा ना, या मैंने तो उसको नहीं कहा। हाँ, ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि उस शख्स ने जितना खर्च किया, जो कुछ उस शख्स ने अपनी जात से किया है, मेरे ख्याल में इसके लिए और कौन कर सकता था? सर आपकी पार्टी लीडर ने तो एट द एंड ऑफ द डे क्या मिला? मैं तो इसका लगाया हुआ इल्जाम आगे, इल्जाम नहीं बल्कि इन्होंने उस पर मतलब एक कमेटी तश्कील दे दी, फिर उसके बाद इंक्वायरी कंडक्ट कर दी उसके खिलाफ, और उसको एट एंड ऑफ द डे उसको अपनी खिदमत का ये सिला मिला कि उसके लिए आपने पूरे दुनिया में उसका नाम जो है चोरों की लिस्ट में ले आए। तो मैं तो नहीं कह रहा था, आपकी पार्टी लीडरान तो कह रहे थे सर, आपकी पार्टी लीडरान तो कह रहे थे, आप नहीं कह रहे थे। तो इन्हीं की बात को दोहरा रहा था, मेरी तरफ से इल्जाम नहीं था, क्योंकि ये उनके साथ था वो। अच्छा, तो वो अपने ही साथी जिस शख्स ने इतनी खिदमत की थी उसको इन्होंने इंक्वायरी की थी, मैंने तो नहीं की। तो इंक्वायरी करनी अच्छी बात नहीं है सर, इंक्वायरी कर रहे हैं अपने बंदे को ही जो है उन्होंने लाइन आदर किया कि बताओ भी तुमने यहाँ भी चोरी की वहां भी चोरी की। अब वो करें फिर मसला, ना करें फिर मसला। ये मैंने कहा इंक्वायरी वो करें फिर मसला, ना करें सर फिर मसला। अच्छी बात नहीं है कि उन्होंने अपने ही बंदे को लाइन हाजिर किया और वो उसके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं। होती जवाब दे दिया आपने, मैंने तो बात नहीं की भाई, मैंने तो आपकी बात का जवाब दिया। अच्छा, तो इन्होंने उसको कहा और उसी चीज को हमने दावा करना शुरू किया, तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारा साथी रहा, तुम पे खर्च करता रहा, इसका मतलब वो चोरी का पैसा तुम खाते रहे हो। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। अतर काज़मी साहब, पंजाब के अंदर वजारत आला का मनसब तब्दील होता आप देख रहे हैं? देखिए ऑब्वियसली अब कोशिश तो वहां पे होगी। आप पीटीआई के अंदर भी आपको ग्रुप नजर आना शुरू हो गए, एकदम से अलीम खान ग्रुप भी सामने आया, जहांगीर तरीन ग्रुप पहले से है, और गुज़िश्ता रोज हमजा शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई उनसे। तो कोशिश तो हो सकती है, लेकिन क्या पंजाब के अंदर इस वक्त वजीर आला को चेंज करके अगर परवेज इलाही को वजीर आला बनाया, नून लीग के लिए काबिल कबूल होगा, पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल होगा? पीपल्स पार्टी इसके अंदर बड़ी आपको पुरजोश नजर आती है, लेकिन क्या अगर नून लीग ये उनको ऑप्शन दे कि आप सिंध के अंदर एमक्यूएम के किसी लीडर को वजीर आला बना दें, इसलिए कि सिंध के अंदर एमक्यूएम की तकरीबन वही पोजीशन है जो पंजाब के अंदर काफ लीग की है, तो क्या पीपल्स पार्टी इस बात को मानेगी? कभी भी नहीं मानेगी।
तो वो इस तरह का बयान दे के मेरे ख्याल में हुकूमत से ज्यादा तो वो ये नून लीग के खिलाफ इस तरह का बयान दे रहे हैं, इसलिए कि अगर इस वक्त वहां पे हुकूमत चेंज होती है, वजीर आला बना दिया जाता है परवेज इलाही साहब को, तो उससे ये तासुर मिलेगा कि वो जो कूदते हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो न्यूट्रल हैं, उनका दस्ते शफकत जो है वो परवेज इलाही साहब के ऊपर है और वो फार्मूला होगा बेसिकली नून लीग को तोड़ने का। और पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो, उनको पता है कि पंजाब के अंदर नून लीग एक मजबूत जमात है। यही वजह है कि बिलावल साहब कहते हैं कि जी जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे। अगर कराची की बात करो तो वो मारने काटने पे आ जाते हैं कि काट के रख देंगे, मार देंगे अगर किसी ने सिंध की बात की, सिंध या कराची की बात की। लेकिन पंजाब में वो रोज कहते हैं कि जी सूबा हम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? इसलिए कि उनको पता है कि यहाँ पे नून लीग मजबूत है, उसको जब तक हम कमजोर नहीं करेंगे पंजाब के अंदर, हम पंजाब के अंदर इन रोड्स नहीं बना सकते। तो मेरे ख्याल में अगर परवेज इलाही साहब को बनाया गया तो वो नून लीग के हक में नहीं जाएगा। बाकी अगर वो इस तरह की कोई डील हो जाती है तो वो फिर सियासी लोग हैं, वो बेहतर समझते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे मेरा वो ये है कि पाकिस्तान 22 और 23 तारीख को OIC का फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे जो है वो एक दोबारा सेशन, गलबन 42वां सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वाले मामले पे एक सेशन ऑर्गेनाइज किया और उसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान का ये था कि अफगानियों की इमदाद के लिए जो है वो पैसा इकट्ठा किया जाएगा बरादर इस्लामी ममालिक से। और अफसोसनाक सूरत हाल उसके बाद हमने देखी जब सिवाय सऊदी अरेबिया के $1 अरब बल्कि $1 अरब रियाल से ज़्यादा किसी ने प्लेज नहीं किया, और वो भी पता नहीं सऊदी भी मिला कि नहीं मिला। हम अपने इंटरनेशनल लेवल पे जो अहदाफ हैं वो अचीव कर पा रहे हैं, लोकल तो छोड़ें डिबेट, इस दफ़ा भी अचीव हो पाएंगे? देखिए ऑब्वियसली जो OIC की सतह के ऊपर चीजें होंगी उसमें बहुत सारे ममालिक की स्टेक होगी। जब तक OIC खुद कुछ नहीं करने के लिए तैयार तो फिर आप किस तरह अचीव करेंगे। लेकिन जहां तक इंटरनेशनल का ताल्लुक है, देखें आज ये कौम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन करार दिया है, और जो इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो कौम मुत्तहिदा के अंदर एक मौक़िफ़ रखा था कि चाहे वो गुस्ताखाना खाके हों या इस्लामोफोबिया हो, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं, उनको तकलीफ पहुंचती है। तो मेरे ख्याल में उस हद तक तो हमारी हुकूमत कामयाब रही है इन चीज़ों को हाईलाइट करने के हवाले से। फिर फ्रांस के सदर के हवाले से जो उन्होंने बयानात वगैरह दिए, कुछ लोग कहेंगे कि ये सही सफारतकारी नहीं है, इससे पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इंटरनेशनल सतह पे देखें तो हुकूमत की कारकर्दगी पिछली हुकूमतों से बहुत ज्यादा बेहतर रही है, चाहे वो रूस के साथ राब्ते हों, चाहे वो चीन के साथ राब्ते हों, उसके अलावा दीगर ममालिक के साथ। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन है, एक बदलती हुई जो स्ट्रेटेजिक टर्न लिया हमने, जो हमारा एक इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि झुकाव मगरिब से मशरिक की तरफ आ रहा है और एक जो डिवाइड आपको नजर आ रही है, उसमें मुझे लगता है कि हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो फेयरली ठीक है, फेयरली बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे अतर काज़मी साहब, हमें ज्वाइन किया था शेख रोहित साहब ने, और जफर हिलाली साहब। आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।